Hello student, yesterday we see the Nernst equation for different type of cell also. Today once again I will see here EMF of cell or potential of cell depend upon the concentration of, if we are taking galvanic cell, concentration of copper ion and zinc ion. Concentration increases with potential increases with increasing concentration of copper ion and decreases with decreasing concentration of zinc ion. It means it's depend upon the concentration. अब यहाँ पे हम लोग जो है इसी को इक्वेशन को लॉग के वैल्यू में नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, एक रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड आर एफ टी. Okay, here is the E cell. Okay, you can say in this equation E cell is equal to E cell is standard. Okay, standard minus 0.059 upon NF log Zn2 plus upon Cu2 plus. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है सेल का, जो पोटेंशियल वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे कैटायन के Cu2 प्लस एंड Zn+2. अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो E की वैल्यू बढ़ेगी, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो E की वैल्यू घट जाएगी. अब यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन को नेचुरल लॉगरिथम के टर्म में बेस 10 ले करके हम एक रिलेशन बना सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे ई सेल ले लिया, ये वो पोटेंशियल है जो हमें पता करना है, और ई सेल नॉट ये पोटेंशियल है जो हमें पता होगा, क्वेश्चन में दिया होगा. और 0.059 NF F फॉर द फैराडे नंबर यहाँ पे आता है. ओके, और यू कैन पुट हियर on the place of this only. Now you can write here n, because the value of f is included here. Then log is equal to, or is log concentration of Zn+2 concentration of 2 plus. okay, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम कॉपर के केस में देखेंगे तो n की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे n की वैल्यू वो 2 होगी. यहाँ पे मैं n की वैल्यू 2 रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2. ओके, तो एक जनरल इक्वेशन यहाँ से हम बना सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, जिसे हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं. जैसे सपोज एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे a small a capital A plus small b capital B gives C capital C plus D capital D. अब यहाँ पे सपोज किस रिएक्शन में एनी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ई सेल है जो हमें पता करना है. ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट RT upon NF log Q. You can see here also E cell is equal to E cell naught RT upon NF log Q, where Q is the concentration terms, ratio of the concentration terms. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे E cell is equal to, इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे लिखा है, E cell is equal to E cell minus RT upon NF ln C D upon AB. इसी चीज़ को यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये हम इस इक्वेशन को ऐसे देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है. ओके, तो RT अपॉन NF हो जाएगा. F फॉर फैराडे नंबर, R इज़ द गैस कांस्टेंट, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ln concentration of C power C, concentration of B power D, and concentration of A power A, and concentration B power B.
तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस पर वैल्यू लगा सकते हैं। और भी इसमें हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में हम इसका रिलेशन, पोटेंशियल का रिलेशन जो है अब करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगभग बराबर हो जाता है, यानी सेम रेट से, सेम इस पे पेस से जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता रहता है। तो वहाँ पे एक समय ऐसा आता है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाती है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो गया, या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है। अगर हम डैनियल सेल की सर्किट में ही हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे एक डैनियल सेल का वो दिया हुआ Zn प्लस Tu Cu प्लस एंड Zn 2 प्लस एंड Cu। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता है कंसंट्रेशन चेंज होता जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन Cu2 प्लस का बढ़ता जाता है और Cu2 प्लस का घटता जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस कैथोड पे हो रहा है तो घट रहा है, ये एनोड पे हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल रीड द वोल्ट मीटर कीप ऑन डिक्रीजिंग, वहाँ पे हम देखते हैं तो रीडिंग हमेशा घटती जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देयर इज नो चेंज, लेकिन हम देखते हैं कि कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन Cu2 प्लस का है और Zn2 प्लस का वो बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो वोल्ट मीटर होता है हमको जीरो रीडिंग देता है। वोल्ट मीटर क्या देता है? जीरो रीडिंग। इससे ये पता लगता है कि इक्विलिब्रियम आ गई है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नेक्स्ट इक्वेशन से जोड़ रहे हैं। कैसे, क्या रिलेशन है इंथैल्पी चेंज का, सॉरी पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अब अगर हम देखते हैं कि रिएक्शन डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक सॉलिड जिंक कॉपर आयन से रिएक्शन करता है तो जिंक आयन बन जाता है, कॉपर रिड्यूस हो जाता है। और एक सेल में देखते हैं कि जिंक का जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो ये बढ़ने का कारण है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये घटने का कारण है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जैसे सेल रिएक्शन होता रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहता है, तो उसमें हम देखते हैं धीरे धीरे वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाता है। कुछ समय के बाद हम ये देख लेते हैं कि नो चेंज हो रहा है। अब नो चेंज हो रहा है का तो मतलब ये है कि दोनों आयन का कंसंट्रेशन सेम हो गया, और अगर कंसंट्रेशन सेम हो गया तो रीडिंग जो आएगी वो जीरो आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम होने पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। कंसंट्रेशन सेम होने से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो वहाँ पे करंट का भी फ्लो नहीं होगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे जो है कि इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। तो हमारा जो ये ई सेल आएगा वो जीरो आएगा, उसकी जगह पे हमने जीरो लिख दिया। स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 2.303 RT अपन NF होता है, तो यहाँ 2F लिख दिया गया है, लॉग Zn2 प्लस अपन Cu2 प्लस। ओके, अब यहाँ से हमारा अगर ई सेल नॉट ये वाला जीरो हो गया तो ई सेल इक्वल टू बचा 2.303 RT 2F log Zn अपॉन Cu2 प्लस। ओके, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या हो गया कि Zn2 प्लस और Cu2 प्लस को हम Kc लिख सकते हैं उसको हम, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया है तो Kc होता है, तो हम इसी फार्मूले को लिख सकते हैं 2। और अगर टेम्परेचर यहाँ पे हम ले लेते हैं 298, तो टेम्परेचर की वैल्यू रख देंगे। ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.059 वोल्ट अपॉन 2 लॉग Kc। तो ये वैल्यू अगर पूरी तरह से सॉल्व किया जाए तो आता है 1.1 वोल्ट आता है। ठीक है, अब इक्वल टू अगर ये 1.1 वोल्ट है तो यहाँ से लॉग Kc अगर हमें निकालना हो, अगर मान लें कि सेल का ये पोटेंशियल तो कन्फर्म पता रहता है, तो 0.059 वोल्ट अपॉन 2 लॉग Kc इक्वल टू वहाँ पे 1.1 वोल्ट। यहाँ से लॉग Kc को अगर बाहर निकाल लें
ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट इंटू 2/0.59। अब ये वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो 2 इंटू 10⁻27 हो जाएगा। तो एक जो जनरल इक्वेशन होता है वो इस तरह से हो जाएगा। बात समझ आई? हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, उसी इक्वेशन को डिस्क्राइब किया है, ये रिलेशन बता रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन के लिए कि अगर एक डैनियल सेल क्लोज पैक में हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो वो रिएक्शन क्या होता है, Zn सॉलिड स्टेट में, कॉपर एक्वस स्टेट में आयन के फॉर्म में, तो जिंक जो है कि एक्वस बन जाता है और कॉपर बन जाता है। और ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, मगर जब ये रिएक्शन होता रहता है तो जिंक का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटता जाता है और Cu2 का प्लस कंसंट्रेशन भी घटता जाता है, जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, सॉरी, और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जिंक जो है ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और कॉपर जो है सोल्यूशन के अंदर रिड्यूस होकर के जाकर के कैथोड पे जमा होता है तो उसका कंसंट्रेशन कम होता जाता है। अब ये रिएक्शन अपने पेज से लगातार चलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही दोनों आयंस के कंसंट्रेशन बराबर हो जाते हैं दोनों हाफ सेल के अंदर, तो वहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है। अब ये जीरो रीडिंग आने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में आ गए। अब इक्विलिब्रियम आ गई तो उस कंडीशन में जो सेल का पोटेंशियल भी हो जाएगा जीरो। तो अब हम नस्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट, सॉरी, ई इक्वल टू ई नॉट, तो यहाँ पे हमारा ई सेल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो बचा क्या, ई सेल माइनस 2.303 RT/2F लॉग डेल्टा Zn प्लस Cu। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे तो थोड़ा ये आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू 2.303 RT/2F लॉग Zn 2 प्लस अपन Cu2 प्लस। ओके, अब अगर इक्विलिब्रियम आ गई तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इक्वल टू के हो जाएगा, इक्वल टू के सी, ठीक है, के सी के बराबर हो जाएगा। अब ये के सी के बराबर हो जाएगा तो इक्वेशन में हम लिख सकते हैं वहाँ पे लॉग के सी, फार्मूले में वहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉग के सी। ये जो फार्मूला है सेल ई सेल इक्वल टू 2.303 RT हो जाएगा RT हो गया अपॉन, यहाँ पे NF हो जाएगा, 2F भी लिख सकते हैं अगर हम पर्टिकुलरली गैल्वेनिक सेल के लिए लिख रहे हैं तो, डैनियल सेल के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ये हो जाएगा के सी, इक्वेशन हमारा आ जाएगा लॉग के सी, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर सारा कुछ पता है, कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह पता है, तो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें जो है कि हम जानते हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड सेल का जो गैल्वेनिक सेल है या डैनियल सेल है उसका पोटेंशियल जो होता है वो 1:1.1 होता है। तब इस वैल्यू से हम के सी की वैल्यू निकालें तो 37.288 के सी की वैल्यू आती है,
लेकिन लॉग किसी की वैल्यू आती है। लेकिन अगर किसी की वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू 10⁻27 है 298 केल्विन, तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर किसी की वैल्यू रखेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये इक्वेशन रिलेशनशिप हमें मिल गया स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिफिकल्ट टू मेजर द otherwise we can be calculated from the corresponding E cell of the volume। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन का होता है उसको बहुत डिफिकल्ट होता है मेजर करना, लेकिन हम यहाँ ई स्टैंडर्ड वैल्यू से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है इसको देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सेल भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल वर्क करती है, भले वो हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है मगर काम वहाँ पे चलता रहता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई द टोटल चार्ज। इसका मतलब यहाँ से अगर हमें ये जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रिकल वर्क 1 सेकेंड में होता है, तो ये बराबर होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल क्यू चार्ज। ओके, अगर ऐसा हुआ, इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क on the galvanic cell, then charge has to be pass reversibly। अब चार्ज को रिवर्सिबली पास होते रहना चाहिए। रिवर्सिबल वर्क डन बाय द galvanic cell is equal to the decrease in Gibbs free energy। The reversible work done by the galvanic cell is equal to decrease in its Gibbs energy, and therefore if the EMF of the cell is E, NF is the amount of charge, and delta G is the Gibbs free energy। okay, Gibbs free energy। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा आर जी इक्वल टू एन एफ ई, where n is the number mode, f is the Faraday constant, E is the E cell। We know that E cell is the parameter, intensive parameter for the measurement। okay, now we will see here, we know that E cell is the extensive properties। here you can see that, but delta G is thermodynamic property and value depend upon n। तो फिर रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्शन क्या कहता है। रिएक्शन ये कहता है कि Zn2u प्लस एंड Zn2 प्लस Cu। ठीक है, डेल्टा ई जो हमारा ई सेल है वो एक्सटेंसिव पैरामीटर है, जो कि डेल्टा आर जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस। ओके, तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन देख लिया 2Zn प्लस 2Cu2 प्लस एंड 2Zn प्लस 2Cu। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन बिकम आर डेल्टा आर जी माइनस 4
एफ ई, एफ इज द फैराडे नंबर। यहाँ पे नेगेटिव वर्क होता है, सिद्ध से हम काम ले रहे हैं, ये नेगेटिव वर्क है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है। वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर कंसंट्रेशन धीरे धीरे यूनिटी पहुंच जाता है तो वैसे कंडीशन में जो ई सेल होता है वो इक्वल टू ई सेल नॉट हो जाता है। तो उस कंडीशन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है, फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ ई सेल वी कैन obtain the important thermodynamic quantities, as means here you can see the relationship between Gibbs and equilibrium constant. Standard Gibbs energy of the reaction for later we can calculate the equilibrium constant. Here you can see delta R G naught is equal to minus RT ln K. अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। रेजिस्टेंस के बारे में सभी जानते हैं, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी पता होगा, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, क्या उसका यूनिट होता है, ये सबको पता होगा। नहीं बताने की जरूरत है, सब कोई जानते हैं, इसको फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ये एक तरह से मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हमें कोई रेजिस्टेंस पता करना होता है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज पता करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी सब्सटेंस का होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वायर का कुछ है, ए है, तो ये हो जाएगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल इंटू आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ पे हमने रो लगा दिया, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, वी कैन से कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ओके, फिजिकली रेजिस्टिविटी जो किसी सब्सटेंस की होती है वो रेजिस्टेंस होती है व्हेन एक मोल अगर लंबा तार है और क्रॉस सेक्शनल एरिया लगभग 1 मीटर है, तो उस कंडीशन में उसके बराबर हो जाएगा 1 ओम मीटर इक्वल टू 100 ओम मीटर सेंटीमीटर एंड 1 ओम सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 ओम मीटर। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कंडक्टेंस। अगर कंडक्टेंस का डेफिनेशन पूछा जाए तो इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम इसी चीज़ को ए रो एल लिख सकते हैं, यहाँ पे के ए बाई एल भी लिख सकते हैं, वेयर के इज द कांस्टेंट एंड कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है यहाँ पे एसआई यूनिट सीमेंस होती है, साइमेन, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है पर ओम होती है, ओम के पावर -1 या ओम के पावर -1। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के। ओके, नाउ अब हम आते हैं एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो होती है सीएमइन पर मीटर, और इसको हम कहीं सीएमइन पर सेंटीमीटर भी लिखते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल जो इन सेंटीमीटर सीएमइन मीटर होता है, कंडक्टेंस होता है कि 1 मीटर लंबे तार और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है अगर 1 मीटर लंबा तार है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में जो
यूनिट होगा 1 सीमेन पर सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सीमेन पर सेंटीमीटर। ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरी करता है, किस किस बातों पे वेरी करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। पहले तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड किया, दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, ठीक है। और इस बेस पे हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग देखिए, मेटल्स और उसके जो एलॉय होते हैं, वेरी लार्ज कंडक्टिविटी उनकी होती है, ये कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा है। ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जो है, कुछ ग्रेफाइट वर्क करता है, कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं, कार्बन ब्लैक भी होते हैं। जैसे कि ग्लास और सिरामिक हैं, इनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, तो इसलिए हम इनको इंसुलेटर बोल सकते हैं। प्लास्टिक भी इसी कैटेगरी में आता है। सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन को अगर डोपिंग कर देते हैं और गैलियम को आर्सेनाइड के साथ डोपिंग कर देते हैं, तो कंडक्टिविटी और इंसुलेटर के बीच में सेमी कंडक्टर आ जाता है। इसको हम बैंड गैप से भी दिखाते हैं कि अगर दो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, तब तो वो जो है कि गुड कंडक्टर होगा। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत लार्ज डिफरेंस है, तो वो नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा गैप नहीं है, तो उसे हम डोपिंग के थ्रू या हीट के थ्रू जो है सेमी कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते हैं, सर्टेन मटेरियल आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सुपर कंडक्टर कहते हैं, तो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं जीरो रेजिस्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, या कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी एकदम ज़ीरो है, या कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी बहुत इनफाइनाइट है। ओके, तो ये होते हैं हमारे सुपर कंडक्टर। ओनली मेटल एंड देयर एलॉय जो है कि एट वेरी लो टेम्परेचर वे आर नोन एज बिहेव एज सुपर कंडक्टर। केवल जो है कि मेटल और उनके जो एलॉय होते हैं जो कुछ वेरी लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। बट नाउडेज नंबर ऑफ सिरामिक मटेरियल्स भी हैं जो मिक्स कर दिया जाता है ऑक्साइड के साथ, तो वो भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं एट हाई टेम्परेचर 150 केल्विन। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल्स कॉल्ड द मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ये जो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। दूसरा जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज पर एटम एंड टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हम घटाते हैं तो ये बढ़ जाता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो घट जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस काम करता है। अब इसके बाद हम आते हैं जैसे कि अगर एज द इलेक्ट्रॉन इंटर एट वन एंड गो थ्रू द अदर एंड द कंपोजिशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर रिमेन अनचेंज। ओके, तो यहाँ पे ये जो इसका कंडक्शन होता है थ्रू द फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कंडक्टेंस का मैकेनिज्म अगर हमें जानना है तो हम जा सकते हैं थ्रू सेमी कंडक्टर, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। प्योर वाटर, कुछ और इम्पोर्टेंट हम जानकारियाँ ले लेते हैं। जैसे जो प्योर वाटर होता है हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन,
एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, तो ये बहुत लो कंडक्टिविटी का कह सकते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट अगर डिज़ोल्व कर देते हैं फ्यूज़न फर्नेस, तब ये आयन निकालना शुरू करता है तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी हम यहाँ से एक बार फिर कंक्लूड कर देते हैं कि प्योर जो वाटर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत बहुत कम होती है। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। थोड़ा इसके बारे में कल फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।